नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में टाटा समूह के द्वारा डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम दिया है सुपर ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से जितने भी प्रकार की जो डिजिटल सर्विस होती है तो उनके लिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से सभी प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब ये डिजिटल सेवाएं क्या क्या होंगी, जैसे कि आप मान के चलें तो आपकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई भी सर्विस हो गई, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधी कोई भी सर्विस हो गई, उसके बाद फैशन संबंधी कोई भी सर्विस है, मेडिकल संबंधित कोई भी सर्विस है, तो एजुकेशन संबंधी भी कोई भी सर्विस है। उसके बाद आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फूड भी मंगा सकते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कि जो अमेजन कंपनी जितनी भी अपने ऐप में जो फैसिलिटी देती है वो ही सभी फैसिलिटी देगा ये सुपर ऐप, जैसे अमेजन देती है या फिर फ्लिपकार्ट देती है। तो इसी प्रकार ये कार्य करेगा सुपर ऐप। अब बात करते हैं, ये जो सुपर ऐप है ये लॉन्च किया गया है टाटा समूह के द्वारा। तो टाटा समूह के का मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी तथा सीईओ कौन है, तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। आपके लिए ज्ञात होगा कि अभी नटराजन चंद्रशेखर के लिए जिम टाइकलेट के साथ एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है जिम टाइकलेट। तो जिम टाइकलेट के साथ USIBC मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड भी प्रदान किया गया था नटराजन चंद्रशेखरन के लिए और जिम टाइकलेट के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल में किस शॉर्ट फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में वर्चुअली रूप से बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इस फिल्म फेस्टिवल में एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम है अभिलाष। तो इस शॉर्ट फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। भाई बात करें, इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की 135 फिल्में दर्शाई गई थी, जिसमें कि ये जो अभिलाष फिल्म है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और ये लॉकडाउन पर आधारित एक ओडिशा में बनी हुई एक शॉर्ट फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं गुरुकृष्ण चंद्र साहू इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने ये $500 मिलियन का जो ऋण समझौता किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब कि AIIB के बैंक के साथ ये समझौता किया गया है। और ये समझौता क्यों किया गया है, तो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए। तो इस समझौते के तहत जो मुंबई क्षेत्र है और मुंबई क्षेत्र के जो यातायात हैं उसके साथ साथ जो भी परिवहन की सुविधा है उनके लिए और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा तथा उनके लिए और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो इसी के लिए ये $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। बात करें अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय चाइना के बीजिंग शहर में है और अध्यक्ष हैं इसके जिन लुकुन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। तो हाल ही में इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन हुआ है वो रूस देश में हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया है वो रूस में भारत के जो राजदूत हैं DB वेंकटेश, तो उनके द्वारा इस इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो अभी जो रूस की राजधानी मॉस्को है, तो मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें रूस में भारतीय राजदूत हैं जो DB वेंकटेश, इनके द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है यहाँ की रूबल, संसद है यहाँ की ड्यूमा और प्रेसिडेंट हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस पहला देश बना है जिसने कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5 को भी विकसित किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो हाल ही में ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय परिषद गठित की गई है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत।
अगर बात करें इस परिषद की, तो ये परिषद सभी राज्यों में, मतलब कि भारत देश के जो भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगी। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडरों से संबंधित उनके स्वास्थ्य देखभाल, आवास जैसी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी ये परिषद। तो यही है इसका कार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। और इस परिषद का जो अध्यक्ष रहेंगे, वो अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो ये जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। तो ये 30 सदस्यीय परिषद है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो थावरचंद गहलोत होंगे। अब बात चलिए यहाँ ट्रांसजेंडरों की, तो मैं आपके लिए बता दूं कि भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलेगी वो कहाँ खुल रही है, तो वो कुशीनगर में खुलेगी। मैं ट्रांसजेंडर से संबंधी सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उसके साथ मैं अभी बात करूँ तो उड़ीसा में 2008 में एक मधु बाबू पेंशन योजना लॉन्च की गई थी 2008 में, और ये 2020 में चर्चा में बनी हुई थी। क्यों, तो ये जो योजना थी मधु बाबू पेंशन योजना, इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शामिल किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो नोएडा मेट्रो स्टेशन का जो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है, वो पूर्णतः ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित कर दिया गया है। मतलब कि उसके लिए सीमैन मेट्रो स्टेशन घोषित कर दिया गया है, और उस मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है इंद्रधनुष, या फिर इंग्लिश में बोले तो रेनबो। उससे पहले अगर बात करें तो भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनाई गई थी। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था जोया खान, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बड़ौदा की हैं ये जोया खान, जिनके लिए भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनाया गया था। तो यही सब क्वेश्चन थे ट्रांसजेंडरों से संबंधित। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन बना है। तो किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला जो पहला बैंक बना है, वो बना है ICICI बैंक। या फिर इसके लिए अपनी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सैटेलाइट डाटा के अनुसार बैंक लोन प्रदान करने वाला ये पहला बैंक बना है ICICI बैंक। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है जैसे जो भी व्यक्ति बैंक लोन लेने जाते हैं उसमें बैंकों में, तो क्या होता है उनके द्वारा अपनी भूमि की जानकारी दी जाती है और विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो अब क्या होगा कि उन लोगों की भूमि की जानकारी ये सैटेलाइट डेटा के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। तो सैटेलाइट डाटा के अनुसार उनकी ज़मीन की या फिर उनकी ज़मीन की क्या क्या कॉस्ट है या कैसी भूमि है वो, तो उसी के अनुसार ये सैटेलाइट डाटा के अनुसार वो बैंक उनकी भूमि की जानकारी प्राप्त कर लेगा, और उसी के आधार पर उनके लिए बैंक लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करें ICICI बैंक की, जो कि सैटेलाइट डाटा के अनुसार बैंक लोन देने वाला पहला बैंक बना है। तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और 1994 में ही HDFC बैंक की भी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD तथा CEO हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, और चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगर बात करें ICICI बैंक की, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय स्टॉक जो बना था वो ICICI बैंक का ही बना था, और पहला लोकप्रिय स्टॉक किसका था, तो वो अलीबाबा का था। उसके बाद बात करें तो जो फ़ोनपे है, तो फ़ोनपे ने UPI मल्टी मॉडल बैंक के लिए ICICI बैंक के साथ भी समझौता किया है, और ICICI बैंक के द्वारा अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट सेवा की भी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक हु पेंटेड माई लस्ट रेड के लेखक कौन है। तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये पुस्तक लिखी है श्री अय्यर ने। तो ये बुक श्री अय्यर की मनी ट्रायोलॉजी सर्विस का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले इसका पहला पार्ट लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम था, उस बुक का नाम था हु पेंटेड माई मनी वाइट। हु पेंटेड माई मनी वाइट, ये इसका पहला पार्ट था, और ये दूसरा पार्ट आया है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, जिसके लेखक कौन है, तो श्री अय्यर हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक पुस्तक और भी लिखी गई है, तो मैंने यही लिख दिया। इस पुस्तक का नाम है दिल्ली रियोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। तो दिल्ली रियोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये तीन महिलाओं ने, ये तीन महिला शिक्षक हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें एक हैं मोनिका अरोड़ा, दूसरी हैं सोनाली चितलकर, और तीसरी हैं प्रेरणा मल्होत्रा। तो मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर तथा प्रेरणा मल्होत्रा ने मिलकर ये दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक लिखी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम चलाया है। तो ये नमत बसई प्रोग्राम ये विशेषकर उन लोगों के लिए चलाया गया है जो आदिवासी बच्चे होते हैं और उन बच्चों के लिए उन्हीं की भाषा में ही पढ़ाया जाए। तो ये जो चलाया है वो चलाया है केरल राज्य की सरकार ने। अब बात करें केरल की, तो केरल से संबंधित काफ़ी पॉइंट भी हैं, तो मैं आपके लिए एक एक करके कुछ रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो अभी कुछ समय पहले ही जो केरल राज्य में स्थित थोडुवलिप्पारा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके लिए जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। उससे पहले मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम की शुरुआत की थी केरल में। उससे पहले बात करें तो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की गई है वो केरल में ही की गई है। केरल के किस शहर में? तो उस शहर का नाम है एझिमाला में। और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जिसका नाम है बल्लारपदम नाम है, बल्लारपदम टर्मिनल, ये केरल में ही विकसित किया गया है। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनके लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी इनके लिए सम्मानित भी किया गया था। क्यों? तो इनके जो के शैलजा हैं तो कोविड-19 के लिए राज्य में किए गए इनके उचित प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सम्मानित किया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो अपने राज्य के नागरिकों को, अपने राज्य के जो भी गरीब लोग हैं उनमें मुफ्त इंटरनेट की सेवा के लिए उन्होंने के फ़ोन नामक एक पहल की शुरुआत की थी केरल राज्य की सरकार ने। उससे पहले बात करें तो केरल के नए मुख्य सचिव भी बनाए गए थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था विश्वास मेहता। और केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में आर श्रीरेखा के लिए नियुक्त किया गया है। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल राज्य की सरकार के ही द्वारा की गई थी। उससे पहले अगर बात करेंगे तो बिलोकना नामक सर्च इंजन का जो विकास किया गया था वो एक IIIT है केरल में, उसके द्वारा ही किया गया था। और कर्मीबोट नामक रोबोट की तैनाती भी ये एर्नाकुलम केरल में की गई है। कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक पहल की शुरुआत की थी किसने? तो ये केरल ने की थी। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 के चलते जो केरल का वार्षिक एक महोत्सव होता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव, तो त्रिशूर पूरम महोत्सव के लिए इस बार रद्द कर दिया गया है। उससे पहले बात करें तो बाक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना भी केरल में की गई है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना था केरल, और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का जो पहला सरकारी अस्पताल बना था वो था उत्तर प्रदेश का। वो था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका नाम है। दरवाज़ा वितरण योजना की शुरुआत भी ये लॉकडाउन के दौरान ही की गई थी केरल राज्य की सरकार के द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो चैन तोड़ो अभियान की शुरुआत केरल ने की थी। और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो केरल ही बना है। और भारत की पहली कॉमर्शियल LNG बस सेवा ये केरल में ही लॉन्च की गई थी। उससे पहले अगर बात करेंगे तो मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। कौन? तो ये केरल ही बना है। TB फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड प्रोग्राम की भी शुरुआत केरल राज्य की सरकार के ही द्वारा की गई थी। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का जो पहला एयरपोर्ट है वो केरल में ही स्थित है जिसका नाम है कोचीन एयरपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल ही बना है। और 80वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन ये केरल के कन्नूर नामक स्थान पर किया गया था। और इसके साथ साथ 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया था। केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल के गहनों की सूची तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है। उससे पहले बात करें तो ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए एक योद्धव YODHAB योद्धव नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। और बात करें तो इससे पहले मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करके पहला राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये घोषणा की गई है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य के जो उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है CN अश्वत्थ नारायण, तो इन्होंने ये घोषणा की है कि नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करेगा कौन? तो ये कर्नाटक राज्य लागू करेगा। और
नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करके ये सर्वप्रथम सबसे पहले मतलब नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बनेगा। तो ऐसी घोषणा की गई है जो कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री हैं CN अश्वत्थ नारायण। अब बात करेंगे कर्नाटक की, तो राजधानी बेंगलुरु है। अब मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा मेक संदेश एक ऐप लॉन्च किया गया था। ये इसका नाम था मेक संदेश। बेंगलुरु में मौसम संबंधी पूर्वानुमान जानकारी देने के लिए। उससे पहले अगर बात करें तो स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला जो पहला एयरपोर्ट बना है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट बना है और इस एयरपोर्ट के लिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो जो पहला मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था वो कर्नाटक से ही बिलोंग करता था। और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KVL माइक्रोमित्र सुविधा की शुरुआत की थी किसने, तो ये कर्नाटक बैंक ने ही की है। और अभी कर्नाटक बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में AB चंद्रशेखर राव और इनके साथ साथ प्रदीप कुमार पांजा के लिए नियुक्त किया गया है। और रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी कौन है, तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट है, मतलब कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके साथ साथ बात करें तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा टॉप 30 जो स्टार्टअप लिस्ट आई थी उसमें एकमात्र भारतीय शहर शामिल हुआ था जिसका नाम था बेंगलोर, जो कि वैश्विक स्थान पर 26वें स्थान पर था। और 108 फीट की कैंपेगौड़ा की जो कांस्य प्रतिमा थी उसका भी शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल की भी शुरुआत कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। और अभी नेकरा सम्मान योजना की भी शुरुआत कर्नाटक ने की है, ये विशेषकर बुनकरों के लिए है। और उससे पहले अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के दूसरे रेल म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो ये हुबली में किया गया है। और देश का तथा विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भी कहाँ पे बन रहा है, तो ये कर्नाटक में एक जगह है हुबली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर इसका ये निर्मित किया जा रहा है। ये अभी तक जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था गोरखपुर, तो उसका रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री हैं जिनका नाम है DV सदानंद गौड़ा, तो उन्होंने कर्नाटक में मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई स्थापित करने की भी घोषणा की है। उसके साथ साथ कर्नाटक सरकार ने बीदर तथा मैसूर जिले के बीच औद्योगिक गलियारे के निर्माण की भी घोषणा की है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी एक नाइट फ्रैंक द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। क्या नाम था इसका, तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020। और इस इंडेक्स में भारत में जो शीर्ष शहर रहा था वो बेंगलुरु ही रहा था। अगर वैश्विक स्थान पर बात करेंगे तो वैश्विक मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर इसका स्थान था 26। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स की भी शुरुआत कर्नाटक राज्य में ही की गई है। और बात करें तो अभी पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला दूसरा जो चिड़ियाघर कौन सा बना है वो कर्नाटक का ही है, जिसका नाम है मैसूर चिड़ियाघर। उससे पहले अगर बात करें कुछ और पॉइंटों पे बात करें तो जो IISc बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का भी निर्माण किया है। और IT पेशेवरों के लिए काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर जो है वो बेंगलुरु ही घोषित किया गया था। उससे पहले बात करें तो कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी बेंगलुरु में ही की गई थी। और एक रिपोर्ट आई थी क्रिसिल की जिसमें ये बताया गया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में पहला राज्य कौन है, तो ये कर्नाटक ही है। और अभी भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था किसने, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे में, जिसके लिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक की एक गायिका थी जिनका नाम था श्यामलाजी भावे, तो उनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। और अगर बात करें तो 2015 से 2020 तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने के मामले में जो कर्नाटक राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। और कोरोबाच नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कोरोना मरीजों को ट्रैक करने के लिए कर्नाटक राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व कप्तान थे
जिनका नाम है कैमरून वाइट, तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए 4 टेस्ट मैच खेले थे और 91 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। वहीं अगर T20 इंटरनेशनल की बात करें तो T20 इंटरनेशनल इन्होंने 47 मैच खेले थे। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। और अभी एक इंडेक्स आया था जिसका नाम था कैंसर तैयारी सूचकांक। तो कैंसर तैयारी सूचकांक में जो ऑस्ट्रेलिया था वो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर था, और इसमें भारत किस स्थान पर था, तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के वार्षिक टर्नओवर करने वाले उद्यमियों को GST में छूट प्रदान की है। तो ये जो धनराशि है वो रखी गई है 40 लाख की। मतलब कि कोई भी उद्यमी अगर वार्षिक टर्नओवर 40 लाख तक करता है तो उसे किसी भी प्रकार का GST नहीं देना पड़ेगा। GST में उसे छूट प्रदान की गई है। और पहले ये छूट थी वो 20 लाख तक थी, मतलब कि पहले ये 20 लाख पर थी, अब इसे बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। और वित्त सचिव कौन है, तो ये है अजय भूषण पांडे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है। तो ये बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। इसका मतलब ये है कि यात्रियों के द्वारा जो सामान ले जाया जाता है, उनके साथ साथ जो भी बैग्स वगैरह ले जाए जाते हैं, तो उनके लिए ये सैनिटाइज भी किया जाएगा इस मशीन के माध्यम से। तो ये मशीन लॉन्च की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। और आपके लिए पता होगा कुछ समय पहले ही सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन भी बना था अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में NRI एकीकृत पोर्टल ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये पोर्टल विदेश जाने वाले लोगों की मदद करने के लिए है। इसके साथ साथ राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो NRI एकीकृत पोर्टल है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए अभी इजराइल देश के साथ भी समझौता किया है। नई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति 2020 की घोषणा भी की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, उसका नाम अभी बनारस रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व क्रिकेटर रहे थे जिनका नाम था चेतन चौहान, उनका अभी कुछ समय पहले निधन हो चुका है। और ये अभी नवीन छतरी योजना लॉन्च करने की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली की शुरुआत भी करने की घोषणा की थी यूपी गवर्नमेंट ने। उसके बाद बात करें तो वृक्षारोपण अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दर्ज किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ अभी समझौता भी किया है। वहीं बात करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में 400 बेड वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे, तो ये नोएडा में किया गया है। और इससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 टेस्ट कराने के मामले में जो शीर्ष राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाने की भी घोषणा की थी। कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का जो सरकारी अस्पताल है वो कहाँ का है, वो उत्तर प्रदेश का ही है, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की भी घोषणा की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और अगर बात करें तो अभी जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा भी प्रदान किया गया है। और यहाँ का जो IIT कानपुर है, तो IIT कानपुर के द्वारा ही अभी IIT कानपुर के द्वारा सीड्स बॉल का भी विकास किया गया है। मतलब कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी छोटी छोटी बॉल बनाई गई हैं। और उससे पहले अगर बात करें तो शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग एक डिवाइस था, उसका भी विकास ये IIT कानपुर ने ही किया था। कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी ये बना है उत्तर प्रदेश। जियोटैक कम्युनिटी किचन
बनाने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल कोर्ट मतलब कि आभासी कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसने आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने राज्य में प्रवासन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की है और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है कि जो जेवर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा के तरफ, तो वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी। कहाँ की कंपनी? तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाएगी। और वहीं बात करें तो 2021 में जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया गया था। वहीं बात करें तो भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था 2020 में जिसका नाम था इंद्रधनुष, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में रूस ने दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए जो समझौता किया है वो किया है तुर्की देश के साथ। अगर बात करें तुर्की की तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा यहाँ की लीरा है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के रेसेप तय्यब एर्दोगान। वहीं बात करें ये समझौता किया है रूस ने, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, संसद है यहाँ की ड्यूमा, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। और तुर्की अभी चर्चा में क्यों रहा था? तो तुर्की के द्वारा ही जो काला सागर है उसमें प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज भी की गई है। और तुर्की के एक सांसद हैं जिनका नाम है अली शाहीन, उनके लिए पाकिस्तान के द्वारा सितार-ए-क्वैद-ए-आज़म सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ये तुर्की के सांसद हैं जिनका नाम है अली शाहीन। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वें क्वेश्चन पर कुछ नियुक्तियां हैं, तो 15वें क्वेश्चन में नियुक्तियों पर बात करेंगे। तो अभी हिमाचल प्रदेश में राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है सत्यपाल सिंह सत्ती। तो सत्यपाल सिंह सत्ती के लिए हिमाचल प्रदेश के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कहाँ के बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। वहीं बात करें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं जाकिर खान। तो जाकिर खान के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उप राज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल जी हैं और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। उसके बाद बात करेंगे DRDO के अध्यक्ष की। तो DRDO के अध्यक्ष जो हैं इनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में अभी विस्तार किया गया है। जो DRDO को जो वर्तमान समय में अध्यक्ष यहाँ पर हेड हैं जिनका नाम है G सतीश रेड्डी। तो इनके लिए 2018 में नियुक्त किया गया था, अगस्त 2018 में 2 वर्ष के लिए। तो अभी अगस्त ही चल रही है, तो अब इनका 2 वर्ष का कार्यकाल ख़त्म हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में भी 2 वर्ष का विस्तार किया गया है। मतलब कि अब ये अगस्त 2022 तक DRDO के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। इनका क्या नाम है? तो G सतीश रेड्डी। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वें क्वेश्चन में 2 अवार्ड हैं, तो एक एक करके मैं अवार्ड बता दे रहा हूँ। तो हाल ही में एक स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये प्रदान किया गया है भारत की नवरत्न कंपनी है जिसका नाम है NCL इंडिया लिमिटेड। इसके लिए नोवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो भारत की ये नवरत्न कंपनी है NCL इंडिया लिमिटेड, तो इसे ही स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके द्वारा क्या किया गया है? तो इस कंपनी ने नेवली टाउनशिप है, नेवली टाउनशिप जो कि पड़ती है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है नेवली। तो नेवली टाउनशिप के आसपास का जो भी एरिया था उसके लिए प्लास्टिक मुक्त कर दिया था तथा वहाँ काफ़ी साफ़ सफाई की थी, जिसके कारण ही स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार भारत की जो नवरत्न कंपनी NCL इंडिया लिमिटेड इसने जीत लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। तो हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड ये मिला है बाटेक बाबा के लिए। तो ये बाटेक बाबा ये क्या है? तो ये एक जल शोधन कंपनी है। तो बाटेक बाबा ये एक जल शोधन कंपनी है जिसके लिए अभी प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इस कंपनी के लिए सम्मानित क्यों किया गया है, तो इस कंपनी का एक प्लांट जो है वो चेन्नई के कोयम्बेडू में स्थित है। और उसने क्या किया है, तो उसने जो वेस्टेज वाटर होता है तो उसके लिए स्टोर करके उसके लिए दोबारा से प्यूरीफायर किया है। मतलब कि सीधे शब्दों में कहें तो गंदे जल के लिए साफ़ किया था, जिसके कारण बाटेक बाबा जो कंपनी है इसके लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसने बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर की श्रेणी में ये अवार्ड जीता है। तो मेनली यही है कि इसके द्वारा जो वेस्टेज वाटर है उसके लिए दोबारा से प्यूरीफायर किया गया था। मतलब कि जो वेस्ट जो वाटर होता है, जो अपशिष्ट जो जल होता है उसके लिए पुनः रीयूजेबल बनाया था। बात करेंगे कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पहला क्वेश्चन था द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किसने की है, तो इसका आंसर था गूगल। दूसरा क्वेश्चन था किस द्वीप पर 1 मिलियन टन प्रति मिनट की दर से बर्फ़ का पिघलाव हो रहा है, इसका आंसर था ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक मैंने पूछा था, एक भास्कर मैथी हैं, इनका अभी निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये भारत के फुटबॉलर थे। उसका चौथा क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये कहाँ पे खोला गया है, तो इसका आंसर है असम, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा था नुआखाई नामक फसल उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो आंसर था उड़ीसा। छठा क्वेश्चन था आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है, तो ये 3 लोग शामिल हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हैं जैक कॉलिस, जहीर अब्बास हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, और तीसरी ये फीमेल है जिनका नाम है लिसा स्टालेकर, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। सातवां क्वेश्चन था गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर था डॉक्टर अशोक बेद, और इसका जो विमोचन किया था वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। आठवां क्वेश्चन था गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है, इसका आंसर था एक्सिस बैंक। नौवां क्वेश्चन मैंने पूछा था यूईएफए चैंपियन लीग विजेता कौन रहा है, तो ये रहा है बायर्न म्यूनिख, मतलब कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन था कि एक संन्यास हुआ है, अयाका ताकाहाशी ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये कौन है, तो ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। 11वां क्वेश्चन मैंने पूछा था दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की जाएगी, तो ये दिल्ली से लंदन तक स्टार्ट की जाएगी। 70 दिन की ये यात्रा होगी, 20 इसमें यात्री जा सकते हैं, और एक यात्री का किराया कितना बताया था, तो 15 लाख। उसके बाद 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कोरोबाई नाम से एक मोबाइल ऐप किस राज्य के छात्र द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर है मणिपुर। और आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है MyIAF नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है महिला वेटेस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन रही हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना है गोफेन 905 नामक एक ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है टाटा समूह द्वारा लॉन्च हुए ऐप का नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन बताना है किस देश में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। छठा क्वेश्चन बताना है किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए एक परिषद गठित की गई है। सातवां क्वेश्चन बताना है सैटेलाइट डाटा के अनुसार बैंक लोन देने वाला पहला बैंक कौन बना है। आठवां क्वेश्चन बताना है हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और 9वां क्वेश्चन है नमत बसई प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, मतलब कि किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद बताना है आपके लिए भारत की किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया है। 11वां क्वेश्चन बताना है किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है DRDO के अध्यक्ष जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का बढ़ा है, मतलब कि इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं, मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।